नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं राकेश मुंद्रा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं मेरी बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश के दूसरे चैप्टर सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ईच ऑफ देम ब्लैंक ए लेक्चर इन एकलव्य कॉलेज। मैंने आपको एक बात बता रखी है, कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में यदि ईच या एवरी का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब 101% सिंगुलर होगी। यदि सेंटेंस की शुरुआत में आपको ईच या एवरी दिखाई दे जाता है देन वर्ब 100% सिंगुलर होगी। तो यहाँ वर कट गया, आर कट गया, केन इसलिए कट गया कि एक कॉन्सेप्ट है कि मॉडल के बाद में क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि क्रिया का ही इस्तेमाल होता है। मॉडल के जस्ट बाद में कभी भी आर्टिकल या नाउन डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, इसलिए कैन भी कट गया। हमारे पास में एक उत्तर है इज। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका क्लियर वापस हो रहा है कि किसी सेंटेंस की शुरुआत में ईच और एवरी आ जाए तो वर्ब 100% क्या होगी, सिंगुलर होगी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में मैं पहले थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, वैसे इसको मैं सी की जगह ए करना चाहूंगा। तो द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, वैसे सी भी गलत नहीं है लेकिन आपको यहाँ उत्तर ए करना है। इसका कारण है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब जो सब्जेक्ट के रूप में एक फ्रेज आती है और उसमें दो नाउन या नाउन प्रोनाउन आपस में प्रीपोजिशन से जुड़े हुए रहे तो क्रिया जो प्रथम नाउन है उसके अकॉर्डिंग आती है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पर मैंगोज तो प्लूरल है लेकिन जो क्वालिटी है वो क्या है, सिंगुलर है। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो क्रिया भी अपन क्या काम मिलेंगे, सिंगुलर। तो सबसे पहले तो वर्ब कटा, इसके बाद में केन इसलिए कट गया कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मॉडल के बाद में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का आना कंपलसरी है। दैट्स ऑल। अब बचे अपने पास इज और वाज। जब तक अपन को इस सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा ना मिल जाए जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता हो तब तक अपन पास्ट को प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसलिए उत्तर जाएगा इज। अगला क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेज। द इंट्रोडक्शन ऑफ, फिर उसी बात पे आ जाता हूं कि दो संज्ञाएं आपस में किससे जुड़ी हुई है, एक प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ी हुई है। देखो इंट्रोडक्शन जो है प्रीपोजिशन से पहले वो क्या है, सिंगुलर है, राइट। इसके बाद में टी भी आ गई है, कॉफी भी आ गई है, सच अदर बेवरेजेस भी आ गई है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कितने भी आ जाइए ना, लेकिन प्रीपोजिशन से यदि कर्ता की जो फ्रेज है वो प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई है तो प्रथम कर्ता इंट्रोडक्शन है, प्रथम नाउन इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में अपन हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया। दूसरी बात, हेज या हैव के, हेज एक कसम खा लीजिए लाइफ टाइम के लिए कि हेज, हैव और हैड इनके बाद क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और बी फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए कभी इसका प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास में उत्तर बचा हैज़ बीन और ये राइट आंसर है। इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन है, वैसे भी हैज आ जाएगा और बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ कभी भी बी नहीं आ सकता है, आएगा तो बीन ही, तो हैज बीन हमारा राइट आंसर हो गया। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स, देखो फिर से वही की वही बात हो गई है, ये है प्रीपोजिशन, राइट। और प्रीपोजिशन के बाद में है इंडियन वर्नाकुलर्स। इंडियन वर्नाकुलर्स प्लूरल है ना, भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं या भारतीय भाषाएं, भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं। और हिज नॉलेज जो है वो क्या है, सिंगुलर है। बाद वाली चीज प्लूरल है, पहले वाली चीज सिंगुलर है, तो जो प्रीपोजिशन के पहले नाउन होती है या प्रोनाउन होता है ना, वही कर्ता माना जाएगा। तो हिज नॉलेज सिंगुलर है तो हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे और उत्तर चला जाएगा वाज। फिर आगे चलते हैं द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स। फिर वही बात आ गई, देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट अब पक्का पक्का हो गया है कि जब दो फ्रेज के अंदर दोनों चीज़ें हैं प्रीपोजिशन से जुड़ी है। हिज अफेयर्स क्या है, प्लूरल है, और स्टेट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर तो क्रिया भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो भाई साहब यहाँ पे आर कट गया, वर कट गया, कैन कट गया और इजा जाएगा उत्तर।
स्टूडेंट्स, जिस दिन आप ये मेथड ऑफ कैंसिलेशन या जिसे अपन मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, ये आप सीख जाते हैं ऑप्शन काट के उत्तर निकालना, उस दिन आपका स्कोर 100% बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्टूडेंट्स आगे देखिए, द यूज ऑफ फ्रूट्स, द यूज ऑफ फ्रूट्स, फिर वही बात आ गई। देखो ये प्रीपोजिशन है और फ्रूट्स क्या प्लूरल है और यूज क्या सिंगुलर है। यूज क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर क्रिया आएगी, तो आर कट गया, वर कट गया, कैन कट गया, फिर आ गया इज, राइट। तो इसमें अपन आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन अपन ने देख लिया, सातवां क्वेश्चन अपन देखते हैं। इफ इट possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight, right? भैया बात ऐसी है, इफ आया है तो इफ के साथ में कभी भी इज का प्रयोग नहीं हो सकता, इफ के साथ में कभी भी वाज का प्रयोग नहीं हो सकता। ये कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? कंडीशनल सेंटेंस। भाई इफ है तो 101% कौन सा वाला कॉन्सेप्ट बनाएगा? कंडीशनल कॉन्सेप्ट बनाएगा, कंडीशनल सेंटेंस बनाएगा, राइट। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ सिर्फ कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? या तो वर्ब का होता है या सेकंड फॉर्म का होता है। तो हमारा उत्तर क्या चला जाएगा? बी। आपको मैंने जो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा रखे आप उनको एक बार रिमेंबर करें, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है आठवां क्वेश्चन। अब देखो, द रिजल्ट्स प्लूरल नाउन, उसके बाद आ गया प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद में द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट। ये जो कुछ भी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बात ये है कि प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, तो क्रिया भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो बात है इज नहीं आएगा और कैन तो नहीं आएगा, बच्चा आर और वर दोनों प्लूरल है ना। अब अपन यदि देखें इस चीज के अंदर, तो कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पास्ट टेंस की तरफ इशारा करती है, इसलिए हमारा उत्तर जाएगा आर। अब अपन इसकी बात करें, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में, 9वें क्वेश्चन में, इसमें ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद में टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी का नाम है, वो सिंगुलर है। बीमारी का नाम किसी भी चीज़ का वो हमेशा सिंगुलर होता है। और सिम्टम्स लक्षण ये प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल के लिए प्लूरल क्रिया आएगी। अब इज और वाज तो नहीं हो सकता, ये तो हम क्लियर है। अब बच्चे आर और वर, लेकिन इस वाक्य में एक वर्ड का प्रयोग किया गया है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी हमें क्या बताता है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। कम से कम पास्ट सिंपल और पास्ट टेंस। मेन बात क्या है? पास्ट टेंस है, राइट। तो पास्ट टेंस के अंदर अपन वाज का वर्ग का प्रयोग करेंगे, न कि आर का प्रयोग करेंगे। तो आंसर आ गया 9वें का। अब अपन कॉन्सेप्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर दो मेटल्स के नाम दिए हुए हैं। यहाँ इनको प्लूरल माने या सिंगुलर माने, इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसको मैंने नाम दिया था चाचा भतीजा सिद्धांत, है ना। यहाँ जब मैंने आपको एक बात बता रखा था कि जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के तौर पर इज है या आर है या एम है या वाज है या वर है, ये मुख्य क्रिया के तौर पे काम में है। मुख्य क्रिया का मतलब क्या हुआ? कि इनके साथ में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग ना हो, ये स्वयं ही मेन वर्ब हो, तो ये मुख्य क्रिया है, मतलब मेन वर्ब ही है। और मेन वर्ब जब ये होती है तो इनके इधर तो होता है सब्जेक्ट, इनके इधर ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यदि है तो जो सब्जेक्ट है वही क्या है? ये चीज़ है। और जो ये चीज़ है वही क्या है? ये चीज़ है। मतलब चाचा भतीजा सिद्धांत यदि आपको याद है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेटल्स लिखा हुआ है। ये मेटल्स जो है ये प्लूरल है, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर भी क्या माना जाएगा? प्लूरल, क्योंकि जो ये है वो ये है, जो ये है वही ये है, इसलिए क्रिया क्या आएगी? आर, राइट। उसके बाद में अपन चलते हैं फायर एंड वाटर। फायर और वाटर दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो सीधी सी बात है ये बहुवचन है। बहुवचन में अपन डज का प्रयोग नहीं करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, उत्तर आ जाएगा डू नॉट एग्री। ही एंड आई फिर से प्लूरल है भाई, ही अलग है, आई अलग है, प्लूरल है। प्लूरल है तो क्रिया कौन सी आ जाएगी? प्लूरल वर। अवर फादर एंड मदर एट होम, देखो फादर भी है और मदर भी है, दो जनों के बारे में पूछा गया है, तो दो जने हैं, इसका मतलब क्या हो गया? प्लूरल। और प्लूरल है तो क्रिया कौन सी काम में लोगे? आर अवर फादर एंड मदर एट होम।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन हिम सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन। हालांकि यहाँ पर ये देयर एक मॉडिफायर का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस वाक्य को अपन यदि सीधा करके देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया है। देयर लव एंड एम्बिशन, उनका प्रेम और उनकी आकांक्षाएं सेंटर्ड इन हिम, है ना। आर सेंटर्ड इन हिम, हैज सेंटर्ड इन हिम, तो हैज तो होगा नहीं, आर और वर कैन होगा नहीं। अब आर और वर इन दो में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देयर लव एंड एम्बिशन वर सेंटर्ड इन हिम, उनका प्रेम और आकांक्षाएं, आकांक्षा जो है वो उसके अंदर केंद्रित थे। तो यहाँ वर का प्रयोग हो जाएगा। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, देखिए अर्ली टू राइज जल्दी उठना एंड अर्ली टू बेड और जल्दी सोना, ये दो चीज़ें एक ही हैबिट यानी एक आदत के दो अलग अलग हिस्से हैं। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड यानी एक हैबिट, मतलब एक दिनचर्या के दो हिस्से हैं जिनको बताया गया कि जल्दी सोना जल्दी उठना एक काम करते हैं। इसको मैं और तरीके से समझाता हूँ। ये कहावत है, देखो बेसिकली क्या है, कहावत है इंग्लिश में कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। ये थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, इसको लिखना ऐसे था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तब ये क्या थोड़ा समझा था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आदमी की हैबिट के ही अंग हैं, दिनचर्या के अंग है, इसलिए इनको सिंगुलर माना जाता है। और इसके प्रयोग किसका होगा, मैक्स का। चलते हैं टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इंग्लिश में कहावत है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। सीधा सट याद रखिए, कुछ चीज़ों में अपन को रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। द हॉर्स एंड कैरिएज, अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक नाउन है प्लस एक नाउन है तो वो नाउन प्लूरल हो जाएगी, परंतु दोनों नाउन में से किसी शुरुआती नाउन के पहले यदि एक मॉडिफायर का प्रयोग होता है, मॉडिफायर यानी हिज है, हर है, एवर है, देयर है, आर्टिकल है, तो ये चीज़ पूरे पद को क्या बना देती है, सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, राइट। वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। और यदि दो मॉडिफायर लग जाए, इसके भी मॉडिफायर लग जाए, इसके भी मॉडिफायर लग जाए, उस कंडीशन में ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ अपन ने देखा है कि हॉर्स है, कैरिएज है, लेकिन एक मॉडिफायर का प्रयोग हुआ तो जो पूरा पद है ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर माना जाएगा तो ना तो वर आएगा, ना आर आएगा, ना कैन आएगा, किसका प्रयोग होगा, इसका। ब्रेड एंड बटर, अब देखो फिर वापस वही चीज़ है, ब्रेड एंड बटर यहाँ सब्जेक्ट है और मुख्य क्रिया के तौर पे देखो कैन तो आएगा ही नहीं। मैंने आपको बता रखा है कि कैन का प्रयोग तो यानी मॉडल का जब प्रयोग होता है, मॉडल के जस्ट बाद में तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है भैया। यहाँ हिज ओनली फूड है तो कैन का प्रयोग तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब है आपको जो खालिस्तान में मुख्य क्रिया के तौर पे जो वर्ब काम में लेनी है वो काम में लेनी है बी वर्ब। बी वर्ब यानी इजारम वाजवर में से। तो इसका मतलब यह इधर तो सब्जेक्ट होगा, इधर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अपन एक बात देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर दो चीज़ें हैं, लेकिन फूड है यहाँ पर। फूड कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सॉरी सिंगुलर कॉम्प्लीमेंट है। ये सिंगुलर है तो ये भी क्या माना जाएगा, सिंगुलर। ये भी क्या हो गया, सिंगुलर, तो हो जाएगा इसका प्रयोग। ऑनर एंड ग्लोरी, अब ये फिर वही ऊपर वाली बात है, यहाँ क्या रिवार्ड है, रिवार्ड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो ये पूरी चीज़ क्या मानी जाएगी, सिंगुलर। और किसका प्रयोग हो जाएगा, इसका। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, अब देखो फिर से एक मॉडिफायर आया, एक नाउन है, फॉल ऑफ टाइड दूसरी नाउन है। दो नाउन में से पहले वाले नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ, एक मॉडिफायर का इस्तेमाल हुआ। मॉडिफायर यदि एक आया है इसका मतलब पूरा का पूरा पद क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो ना तो वर आएगा, कैन का तो सवाल ही नहीं उठता। इज और वाज है तो वाज का प्रयोग अपन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि पास्ट का कोई इंडिकेशन ना आ जाए, इसलिए अपन इसका इस कर देंगे। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, तो देखो एक बेनिफैक्टर वर्ड का मैं, एक बेनिफैक्टर का मतलब होता है शुभचिंतक, और फ्रेंड मित्र, लेकिन मॉडिफायर कितना है, एक। यदि एक मॉडिफायर आया है तो जो पूरा का पूरा पद है ये क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर माना जाएगा तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर क्रिया का। अब बात करें कि सिंगुलर क्रिया हमारे पास में दो है, इज भी है और हैज भी है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इज के साथ कभी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है।
होता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में होता है। यहाँ हमारे पास में वो कोई मुद्दा नहीं है, तो किसके साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है? हैज के साथ में होता है, हैव के साथ में होता है, हैड के साथ में होता है। एक्टिव में तो भैया हैज हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द नोवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। द नोवेलिस्ट जो है एक नाउन है, ड्रामेटिस्ट एक नाउन है। नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, और ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाट्य रचनाकार या नाटक की रचना करने वाला, है ना। तो ये एक मॉडिफायर है, फिर भी अपन देखते हैं क्या आया, द नाम का एक मॉडिफायर आया। द नाम का एक मॉडिफायर आया है, तो ये पूरा का पूरा पद कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ में क्रिया भी कैसे आएगी? सिंगुलर। तो आर कट गया, वर कट गया, कहना नहीं सकता, इसलिए किसका आ जाएगा? इज। द पोइट एंड एसेइस्ट। पोइट एंड एसेइस्ट फिर दो नाउन है, लेकिन मॉडिफायर कितना आया? एक। तो फिर क्रिया सिंगुलर आएगी। सॉरी, दो मॉडिफायर है, एक मॉडिफायर और है, दो मॉडिफायर है। दो मॉडिफायर आए तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा पद कितना है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। मॉडिफायर, कितने मॉडिफायर है वो डिसाइड करेंगे कि संज्ञाएं कितनी है। जैसे ऊपर वाले में अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 22 में, एक बार फिर से, द नोवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, तो एक मॉडिफायर है, इसका मतलब है कि जो नोवेलिस्ट है वही व्यक्ति क्या है? ड्रामेटिस्ट है। लेकिन यहाँ आया है द पोइट एंड द एसेइस्ट, वो पोइट और वो निबंधकार, तो पोइट है वो अलग है और एसेइस्ट है वो अलग है, क्योंकि दो मॉडिफायर का प्रयोग हुआ है, डिसाइड करता है कि जो संज्ञाएं हैं वो मूल रूप से दो भिन्न भिन्न प्रकार की है। इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? आर का। बहुवचन है, लेकिन वर का क्यों नहीं करेंगे? फिर याद रखिए, जब तक वाक्य में कोई पास्ट की निशानी ना हो तब तक आप पास्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, अगला है द शिप विद इट्स क्रू। भैया एक प्रीपोजिशन आ गया, इसके बाद में इट्स क्रू से कोई मतलब नहीं है। शिप क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर तो उत्तर क्रिया में क्या आ जाएगा? वाज। बाकी सारे तो प्लूरल पड़े, है ना, ये तो हो नहीं सकते, तो वाज आ जाएगा। जस्टिस एज वेल एज मर्सी ब्लैंक इट। जस्टिस एज वेल एज मर्सी, तो ये जो एज वेल एज आया है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो संज्ञाएं या दो सर्वनाम या कुछ भी संज्ञा, सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा, ये एज वेल एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, है ना, बिसाइड्स, इनसे जुड़े हुए रहे, तो आपको किसका प्रयोग करना है? प्रथम कर्ता के अनुसार क्रिया है कि प्रथम कर्ता कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्रिया कौन सी है? अलाउज। अलाउज क्रिया की एस या ईएस फॉर्म सिंगुलर होती है और उसका प्रयोग होगा, राइट। अलाउ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेंडेंसिकली फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन ने 25 क्वेश्चन सोल्व किए। अगले वीडियो में मैं 25 या एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो जल्द ही सभी चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज है वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि जो मेरी बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश, वो आप यदि घर पे भी पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई यदि क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के ज़रिए आप वीडियो देखें, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उसका उत्तर क्यों आया है ये भी, उसकी व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।